आज है 18 अक्टूबर शनिवार का दिन। नमस्कार। हरकारा के इस ऑडियो अंक में आपका स्वागत है। हरकारा लेकर आया है आज के न्यूज़लेटर का पॉडकास्ट, जिसे आपके लिए तैयार किया है निधिश त्यागी के साथ राजेश चतुर्वेदी, गौरव नौड़ियाल और फलक अफशान ने। जिन खबरों का जिक्र हम यहाँ कर रहे हैं, उनके लिंक्स और विस्तृत जानकारी मूल न्यूज़लेटर में है। सुनिए ऑटोमेटेड आवाज़ में हरकारा यानी हिंदी भाषियों के लिए क्यूरेटेड न्यूज़लेटर। जरूरी खबरें और विश्लेषण। शोर कम, रोशनी ज्यादा। आज की सुर्खियों में सबसे पहले बात बिहार चुनाव की, जहां महागठबंधन में सीटों को लेकर मचा घमासान अब कई सीटों पर फ्रेंडली फाइट में बदल गया है। वहीं उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी अपनी उम्र और शिक्षा को लेकर विवादों में हैं। इसके अलावा दिल्ली विश्वविद्यालय में एक प्रोफेसर को एबीवीपी नेता ने थप्पड़ मार दिया। लद्दाख में शांति मार्च से पहले कर्फ्यू लगा दिया गया है और इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। उधर छत्तीसगढ़ में 210 माओवादियों ने अब तक का सबसे बड़ा सामूहिक आत्मसमर्पण किया है। इन खबरों और दिन की दूसरी बड़ी हलचलों पर विस्तार से बात करेंगे। पर पहले बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही राजनीतिक सरगर्मियां चरम पर हैं। एक तरफ जहां एनडीए गठबंधन एकजुटता का दावा कर रहा है, वहीं दूसरी ओर इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर खींचतान जारी है। नामांकन के आखिरी दिन तक सीटों का औपचारिक ऐलान न हो पाने से गठबंधन की अंदरूनी कलह सामने आ गई है। नतीजा यह है कि कई सीटों पर सहयोगी दल ही एक दूसरे के खिलाफ फ्रेंडली फाइट में उतर गए हैं। इस चुनावी गहमागहमी के बीच उम्मीदवार चयन में परिवारवाद, नेताओं पर लगे व्यक्तिगत आरोप और सामाजिक समीकरणों को साधने की चुनौती जैसे मुद्दे भी हावी हैं। उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर लगे आरोपों से लेकर सीमांचल में एक ही परिवार के दो भाइयों के बीच की राजनीतिक लड़ाई और मुस्लिम उम्मीदवारों को कम टिकट मिलने की बहस ने चुनावी माहौल को और गर्मा दिया है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार की राजनीति में परिवारवाद की जड़ें काफी गहरी हैं। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एडीआर के विश्लेषण से पता चला है कि राज्य के कुल 96 विधायक, विधान पार्षद और सांसद राजनीतिक वंशवादी पृष्ठभूमि से आते हैं। यह आंकड़ा राज्य के कुल जनप्रतिनिधियों का लगभग एक चौथाई है। पार्टियों के हिसाब से देखें तो राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी और जनता दल यूनाइटेड में वंशवादी नेताओं की संख्या सबसे अधिक है। राजद के 100 मौजूदा जनप्रतिनिधियों में से 31 और जदयू के 81 में से 25 वंशवादी हैं। राष्ट्रीय पार्टियों की बात करें तो बिहार में भाजपा के कुल 124 जनप्रतिनिधियों में से 21 और कांग्रेस के 45 में से 13 नेता वंशवादी हैं। बिहार के उपमुख्यमंत्री और भाजपा नेता सम्राट चौधरी अपनी उम्र और शैक्षणिक योग्यता को लेकर विवादों में घिर गए हैं। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया है कि चौधरी ने 1995 में एक मामले में जमानत पाने के लिए खुद को नाबालिग साबित करने के लिए अपनी उम्र फर्जी तरीके से कम बताई थी। किशोर का दावा है कि 1995 में चौधरी की उम्र 26 साल थी। वहीं चौधरी ने अपने मौजूदा हलफनामे में अपनी उम्र 56 साल बताई है, जिससे 1995 में उनकी उम्र 26 साल ही बनती है। उनकी शिक्षा को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। उन्होंने हलफनामे में कैलिफोर्निया पब्लिक यूनिवर्सिटी से डीलिट की मानद उपाधि का जिक्र किया है। इस मामले पर सम्राट चौधरी ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि उनके खिलाफ कोई केस नहीं है और डीलिट की डिग्री एक मानद उपाधि है। राजद और जदयू ने इस मामले पर चौधरी से स्पष्टीकरण मांगा है। द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार बिहार चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन समाप्त हो गया है, लेकिन इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे पर अब तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। इस बीच राजद, कांग्रेस और विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी ने अपने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं, जिसके कारण कम से कम 7 सीटों पर इन पार्टियों के उम्मीदवार एक दूसरे के खिलाफ ही मैदान में हैं। गठबंधन के नेता इसे फ्रेंडली फाइट बता रहे हैं। वैशाली, तारापुर, बछवाड़ा और गौराबौम जैसी सीटों पर गठबंधन के दलों के बीच सीधा मुकाबला देखने को मिल रहा है। इस बीच वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने घोषणा की है कि वो खुद ये चुनाव नहीं लड़ेंगे और अपना ध्यान पार्टी के उम्मीदवारों को जिताने पर लगाएंगे। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार सीमांचल के कद्दावर नेता रहे मरहूम मोहम्मद तस्लीमुद्दीन के परिवार में राजनीतिक विरासत की जंग फिर तेज हो गई है। उनके दो बेटे सरफराज आलम और शाहनवाज आलम अररिया की जोकीहाट विधानसभा सीट पर एक बार फिर आमने सामने हैं। राजद से टिकट न मिलने से नाराज बड़े बेटे सरफराज आलम ने जन सुराज का दामन थाम लिया है, जबकि छोटे बेटे शाहनवाज आलम को राजद ने अपना उम्मीदवार बनाया है। 2020 के चुनाव में भी दोनों भाइयों के बीच मुकाबला हुआ था, जब शाहनवाज ने एआईएमआईएम के टिकट पर राजद उम्मीदवार सरफराज को हराया था। बाद में शाहनवाज राजद में शामिल हो गए थे। द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार बिहार की कुल आबादी में 17.7% हिस्सेदारी रखने वाले मुस्लिम समुदाय को विधानसभा चुनाव में आनुपातिक प्रतिनिधित्व नहीं मिल पा रहा है।
प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी को छोड़कर किसी भी प्रमुख दल ने मुस्लिम उम्मीदवारों को बड़ी संख्या में टिकट नहीं दिया है। ये स्थिति तब है जब बिहार की 87 विधानसभा सीटों पर मुस्लिम आबादी 20% से अधिक है। सत्तारूढ़ जदयू ने 101 सीटों पर अब तक केवल 4 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया है, जबकि भाजपा ने किसी भी मुस्लिम को उम्मीदवार नहीं बनाया है। 2020 के पिछले चुनाव में केवल 19 मुस्लिम विधायक चुने गए थे। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार सीपीआई मिलीलीटर लिबरेशन ने आगामी बिहार विधानसभा चुनावों के लिए अपने 20 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। पार्टी ने अपने सभी 12 मौजूदा विधायकों पर फिर से भरोसा जताते हुए उन्हें दोबारा मैदान में उतारा है। पार्टी महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि गठबंधन की भावना को बनाए रखते हुए पार्टी ने 20 सीटों पर लड़ने का फैसला किया है। एक वक्त था जब लग रहा था कि इंडिया गठबंधन ने चुनाव से पहले ही एक मजबूत मनोवैज्ञानिक बढ़त बना ली है, लेकिन टिकट बंटवारे की असल राजनीति शुरू होते ही यह बढ़त हाथ से फिसलती नजर आ रही है। हरकारा डीप डाइव के साथ बातचीत में वरिष्ठ पत्रकार समी अहमद बताते हैं कि महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर भारी अफरातफरी है और समन्वय का अभाव है। इसके ठीक उलट एनडीए के खेमे में डैमेज कंट्रोल के लिए खुद अमित शाह ने मोर्चा संभाल लिया है। वह 3 दिनों से बिहार में डेरा डाले हुए हैं और नाराज नेताओं को मना रहे हैं। समी अहमद का कहना है कि जहां एनडीए के पास अमित शाह जैसा रणनीतिकार है, वहीं महागठबंधन में नेतृत्व को लेकर सवाल बना हुआ है। मडौरा से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की उम्मीदवार सीमा सिंह का नामांकन खारिज कर दिया गया है। लाइव हिंदुस्तान की एक रिपोर्ट के अनुसार रिटर्निंग ऑफिसर ने उनके दस्तावेजों में गड़बड़ी के कारण उनका नामांकन रद्द कर दिया। भोजपुरी अभिनेत्री से नेता बनी सीमा सिंह को एनडीए का एक मजबूत दावेदार माना जा रहा था। जेल में बंद कार्यकर्ता शरजील इमाम ने बिहार के बहादुरगंज से विधानसभा चुनाव लड़ने का अपना फैसला वापस ले लिया है। मकतूब मीडिया के मुताबिक इमाम ने जेल से जारी एक बयान में कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा उनकी जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद यह फैसला लिया गया है। उन्होंने कहा कि चुनाव के समय तक उनकी जमानत पर बाहर आने की उम्मीद थी, लेकिन अब वे व्यक्तिगत रूप से प्रचार करने में असमर्थ रहेंगे। देश की अन्य सुर्खियां एक चौंकाने वाली घटना में दिल्ली विश्वविद्यालय के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कॉलेज के एक प्रोफेसर सुजीत कुमार को कथित तौर पर डूसू की संयुक्त सचिव और एबीवीपी सदस्य दीपिका झा ने थप्पड़ मार दिया। ये घटना पुलिस की मौजूदगी में एक अनुशासनात्मक समिति की बैठक के दौरान हुई। घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। दीपिका झा ने हिंदुस्तान टाइम्स को बताया कि प्रोफेसर ने उनके साथ कथित तौर पर मौखिक दुर्व्यवहार किया था, जिसके बाद उन्होंने ये कदम उठाया। वहीं प्रोफेसर कुमार ने इन आरोपों का खंडन किया है। मामले की जांच के लिए 6 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। नागरिक समाज द्वारा शांति मार्च के आह्वान के मद्देनजर आज लद्दाख में कर्फ्यू जैसी पाबंदियां लगा दी गई और मोबाइल इंटरनेट भी निलंबित कर दिया गया है। लेह और कारगिल में धारा 163 लागू कर दी गई है, जिसके तहत 5 या अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध है। यह मार्च 24 सितंबर की हिंसा के विरोध और लद्दाख को संवैधानिक सुरक्षा उपायों की मांग को लेकर किया जा रहा है। शुक्रवार को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 24 सितंबर की हिंसा की न्यायिक जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश बीएस चौहान के नेतृत्व में एक समिति बनाने की घोषणा की थी। अमृतसर से बिहार के सहरसा जा रही गरीब रथ एक्सप्रेस के 3 बड़ी ई कोचों में शनिवार सुबह सरहिंद रेलवे स्टेशन के पास आग लग गई। हालांकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। ट्रेन धीमी गति से चल रही थी, इसलिए उसे तुरंत रोक दिया गया। एक यात्री द्वारा इमरजेंसी चेन खींचने के बाद प्रभावित कोचों से यात्रियों को सुरक्षित निकाल लिया गया। हरकारा के डीप डाइव में वरिष्ठ पत्रकार शुभरांशु चौधरी कहते हैं कि बस्तर में असली चुनौती तो अब शुरू हुई है। उनका मानना है कि यह संघर्ष सिर्फ एक हिंसक विचारधारा की देन नहीं था, बल्कि इसकी जड़ें संवादहीनता में थीं। आज जब नक्सली सरेंडर कर रहे हैं, तो सवाल ये है कि क्या सरकार संविधान की 5वीं अनुसूची और हैबिटेट राइट्स को लागू करने की हिम्मत दिखाएगी, जो आदिवासियों को उनके जंगल का मालिक बनाते हैं। अब खतरा ये है कि नक्सलवाद के मलबे पर कॉर्पोरेट और ठेकेदारों का बुलडोजर चलेगा और विकास के नाम पर आदिवासियों को उनकी जमीन से बेदखल कर दिया जाएगा। राजस्थान पुलिस ने उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी के खिलाफ कथित तौर पर फर्जी खबरें प्रकाशित करने और उन्हें हटाने के लिए 5 करोड़ रुपये मांगने के आरोप में मध्य प्रदेश के 2 लोगों को हिरासत में लिया है। शिकायत के अनुसार आरोपी आनंद पांडे और हरीश दिवेकर ने द सूत्र नामक समाचार पोर्टल पर कुमारी के खिलाफ कई मनगढ़ंत खबरें प्रकाशित की थीं। पुलिस के मुताबिक तकनीकी जांच और गवाहों के बयानों से पुष्टि हुई है कि ये खबरें तथ्यों पर आधारित नहीं थीं। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाईकोर्ट के उस आदेश को बरकरार रखा है, जिसमें अहमदाबाद में सड़क चौड़ीकरण परियोजना के लिए 400 साल पुरानी मंचा मस्जिद परिसर के आंशिक विध्वंस की अनुमति दी गई थी।
कोर्ट ने कहा कि यह उपाय सार्वजनिक हित में है और इससे धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन नहीं होता है। पीठ ने गौर किया कि परिसर के सिर्फ खाली हिस्से को हटाया जाना है, जबकि मस्जिद की मुख्य संरचना को नहीं छुआ जाएगा। ऑल्ट न्यूज़ ने फैक्ट चेक करके बताया है कि भाजपा का ये दावा झूठा है कि नीदरलैंड ने आरएसएस की स्थापना के 100 साल पूरे होने के सम्मान में स्मृति डाक टिकट जारी किए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय और मीडिया आउटलेट टाइम्स नाउ ने भी इस गलत जानकारी को फैलाया। पाकिस्तान के नए हवाई हमलों के बाद अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच तनाव फिर भड़क गया है। पट्टिका प्रांत में हुए इन हमलों में 3 स्थानीय क्रिकेटरों सहित कम से कम 10 लोग मारे गए। इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान सहित 3 देशों की टी20 श्रृंखला से हटने का फैसला किया है। गुजरात के साबरकांठा जिले के एक गांव में मंदिर को लेकर हुई सांप्रदायिक झड़प में कम से कम 8 लोग घायल हो गए और 100 से अधिक वाहनों में तोड़फोड़ की गई। ये घटना भैरव मंदिर के प्रशासन को लेकर हुए विवाद के बाद हुई। पुलिस ने 25 से अधिक संदिग्धों को हिरासत में लिया है और इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। लंदन से स्नातक एक युवा दलित प्रेम बिरहाडे को हीथ्रो एयरपोर्ट पर मिली नौकरी से हाथ धोना पड़ा। वंचित बहुजन अघाड़ी के प्रमुख प्रकाश अंबेडकर के अनुसार पुणे के मॉडर्न कॉलेज ने जाति आधारित भेदभाव के चलते उनके शैक्षणिक प्रमाणपत्रों को सत्यापित करने से इनकार कर दिया। अंबेडकर ने आरोप लगाया कि कॉलेज की प्रिंसिपल, जो भाजपा की युवा शाखा की पदाधिकारी भी हैं, ने अपने राजनीतिक झुकाव को प्रशासनिक निर्णयों पर हावी होने दिया। वहीं कॉलेज प्रशासन ने छात्र के असंतोषजनक आचरण का हवाला दिया है। पिछले 3 दिनों में हथियार डाल चुके लगभग 210 माओवादियों ने शुक्रवार को छत्तीसगढ़ में औपचारिक रूप से आत्मसमर्पण कर दिया। द टेलीग्राफ के अनुसार सुरक्षा अधिकारियों ने इसे राज्य में अब तक का सबसे बड़ा सामूहिक आत्मसमर्पण बताया है। माओवादियों ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की उपस्थिति में 153 हथियार सौंपे, जिनमें AK-47 राइफलें भी शामिल हैं। तमिल गायक, गीतकार और कवि दलित सुब्बैया के जीवन पर बना एक वृत्तचित्र दलित सुब्बैया चर्चा में है। ये फिल्म 2022 में दिवंगत हुए इस कलाकार को एक प्रेरक श्रद्धांजलि है। सुब्बैया ने कहा था, मेरी आवाज़ मेरी अपनी नहीं है, ये हजारों दलितों की आवाज़ है। ये फिल्म जातिगत भेदभाव, वर्ग विभाजन और सांप्रदायिकता जैसे मुद्दों पर उनके गीतों की शक्ति को दर्शाती है। स्क्रोल ने इस डॉक्यूमेंट्री पर एक लंबा फीचर प्रकाशित किया है। आज के लिए इतना ही। मिलेंगे हरकारा के अगले अंक के साथ। जीते हैं यहाँ दुनिया को धोखा देकर। आज की ताज़ा खबर, आज की ताज़ा खबर, आज की ताज़ा खबर। आओ काका जी इधर, आओ मामा जी इधर, सुनो दुनिया।